हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने YouTube चैनल कोमल इंटरमीडिएट क्लासेस में स्वागत है। तो अब तक हम फिजिक्स की 4 क्लासें पढ़ चुके हैं और आज आपकी ये 5वीं क्लास है, जिसमें हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे, यानी वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति के लिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सिस लाइन। फिर इसके बाद जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। फिर इसके बाद क्या हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन अनदर पॉइंट, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण किसी भी पॉइंट पे। यहां तक तो क्लियर है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, आपका टॉर्क्यू ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ये आपके आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग कोशिश होगी कि ये लेक्चर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट लेक्चर हो। तो सबसे पहले एक चीज हम आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों, कि आपका जो फिजिक्स का लेक्चर होता है एक नया टॉपिक से स्टार्ट किया जाता है, तो इसका जो पुराना लेक्चर होता है वो एक नए लेक्चर यानी नए टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड होता है। तो जब नया टॉपिक स्टार्ट हो और अच्छे से समझ में आए, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जो आपके पुराने लेक्चर हैं उनको माइंड में बिल्कुल स्टोर करके रखना पड़ेगा, तब तो आपको ये जो नया लेक्चर होगा ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो हम कोशिश भी यही करते हैं कि आपके जो पुराने लेक्चर हैं वो काफी अच्छे हों, ताकि आपको समझ में आए तो नए टॉपिक भी काफी अच्छे समझ में आएंगे। तो हमारे साथ आप भी कोशिश करिए कि पुराने लेक्चर को बिल्कुल माइंड में रखिए और नए लेक्चर को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं वैद्युत द्विध्रुव, यानी ये होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ये होता क्या है, एक्चुअली अगर कह दें हम आपसे कि ये वैद्युत जो द्विध्रुव होता है ये एक सिस्टम होता है। किस प्रकार का सिस्टम होता है इसको समझते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास एक माइनस चार्ज है और एक क्या है, एक प्लस चार्ज है, और इसके बीच की डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, 2L। इसके बीच की डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, 2L। तो कहता है, यानी इसकी जो डिफिनेशन है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे समझेंगे। तो कहता है कि यदि परिमाण में यानी मैग्नीट्यूड में दो चार्ज सेम हो, यानी मैग्नीट्यूड यानी परिमाण में दो आवेश समान हो, लेकिन उनकी जो प्रकृति हो यानी उनका जो नेचर हो वो क्या हो, विपरीत हो। यानी एक देखिए माइनस है और एक क्या है आपका प्लस है। यदि परिमाण में दो बराबर तथा अलग अलग प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे हों, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। इस चीज को समझे होंगे आप कि यानी यदि सेम परिमाण के, यानी अगर इसको हम कह दें कि 15 कूलाम का ये आवेश है, तो ये भी कितने कूलाम का आवेश होना चाहिए, 15 कूलाम का आवेश होना चाहिए। लेकिन इनकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, विपरीत होगी। यानी ये माइनस का है तो ये क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, और इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ही कम होनी चाहिए। तो यानी इसकी दूरी भी बहुत कम होगी, परिमाण सेम होगा लेकिन नेचर अलग अलग होगा। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम क्या कहेंगे, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव। अब इसमें आगे हम बात कर लेते हैं, तो आगे बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। किसकी बात करेंगे हम प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की।
यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। तो हम कहेंगे कि यदि हमारे पास दो चार्ज था, इनके बीच की डिस्टेंस 2l थी और एक प्लस चार्ज था, एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज। इन दोनों के जो ये दोनों चार्ज रखे गए हैं, इन दोनों में से किसी एक चार्ज को लेके और इनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा उसे हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा वो आपका किसको बताएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। यानी इसका जो सिंबल होता है, यानी जो इसका सिंबल होता है वो क्या होता है? आपका P होता है। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन चलेंगे तो हमने कहा कि P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज को लेंगे तो हमने चार्ज को ले लिया Q और इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 2l। तो हमने अभी आपसे डिफिनेशन में बात की कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आपका P इक्वल टू 2ql क्या बन जाएगा? P इक्वल टू 2ql। अब इसके हम मात्रक की बात कर लेते हैं। तो मात्रक आपका जो हो जाएगा, यानी यूनिट की बात करेंगे, मात्रक की बात करेंगे, तो ये आप देखिए ध्यान से, यहां से मात्रक बनाना आप सीख चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां से Q का मात्रक आपका कूलाम, Q का मात्रक आपका क्या बना? कूलाम इंटू L है, L दूरी है, तो यानी क्या हो जाएगा? मीटर। यहां तक तो बात क्लियर हुई होगी आपसे कि यानी इसका मात्रक कितना बनेगा। यदि डायमेंशन की बात कर लें और भीमा की बात कर लें तो ध्यान से देखिएगा, जो इसकी डायमेंशन यानी भीमा जो बनेगी वो क्या बन जाएगी आपकी? यहां से देखिए, कूलाम की भीमा की बात करते हैं 80, तो हम लिख लेंगे आराम से 80। और मीटर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? L। तो इसको कह लेते हैं 80L और थोड़ा सुंदर ढंग से इसको लिखेंगे तो कहेंगे LTA। क्या कह लेंगे? LTA। ये हो जाएगा आपका। अच्छे से समझ में आया? एक बार कहिए तो फिर से रिवाइज कर दें। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की, तो कहेंगे कि ये आपका एक सिस्टम होता है, यानी जहां पे जो चार्ज की क्वांटिटी होती है, यानी जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो सेम होता है, लेकिन इनके नेचर की बात करें तो वो अलग अलग होते हैं और एक दूसरे से बहुत ही कम डिस्टेंस पे रखे होते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम बना वो आपका क्या बना? इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर जब इलेक्ट्रिक डाइपोल के मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं कितना आता है, तो उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहां पे हम देखा हमने कि अलग अलग दो चार्ज रखे गए हैं, इनके बीच की जो दूरी आई आपको डिस्टेंस मिली वो 2l मिली। तो हमने कहा कि जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो इक्वल होगा, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज को लेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों किसका? 2l का। तो आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल से 2ql, यानी q इज द चार्ज, l इज द डिस्टेंस। तो यहां से आप फिर यूनिट मिल जाएगी कूलाम इंटू मीटर, और फिर कह लेंगे इसकी बीमा 80l। थोड़ा ढंग से लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे तो आपको LTA मिलेगा। नोट करेंगे स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है? आपने नोट कर लिया। एक दो चीजें और हैं, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि यानी जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपकी कैसी राशि होती है? यदि आपसे पूछता है ये कैसी राशि होती है, तो आप कहेंगे कि ये आपकी एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। और
इसमें डायरेक्शन की बात करेगा तो आप कहेंगे कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस चार्ज से, यानी माइनस से किधर होती है, प्लस की तरफ होती है। ये क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है। नोट कर लेंगे इसको भी। फिर हमने इसके मात्रक की बात की थी कि इसका मात्रक कितना होता है, तो बताया गया था कि एक जो मात्रक होता है वो होता है आपका कूलाम इनटू मीटर। दूसरा जो मात्रक होता है वो होता है आपका डेबाई। क्या होता है, डेबाई होता है। बात तो समझ में आई होगी। एक डेबाई इक्वल टू होता है, एक डेबाई जो होता है इक्वल टू 3.3 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम इंटू मीटर। नोट कर लेंगे इसको अच्छे से कि यानी एक डेबाई इक्वल टू होता है 3.3 मल्टीप्लाई 10 के पावर -30 कूलाम इंटू मीटर। कैसी ये डायमेंशन थी, यानी कैसी राशि थी, कैसा डायमेंशन था, तो सदिश राशि थी। यहां तक तो क्लियर हुआ। आगे अब इसमें पढ़ते हैं, नोट कर लेंगे इसको भी अच्छे से। अब पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी अब इसके कारण हम किसके कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ये क्लियर है, इसको पढ़ना है हमको। तो इसमें दो विशेष प्रकार की स्थितियां दी गई। कितने प्रकार की, दो प्रकार की विशेष स्थितियां दी गई। वैसे एक स्थिति और होती है जो तीसरी, लेकिन जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, यूपी बोर्ड के परीक्षा के दृष्टिकोण से जो दो प्रकार की स्थितियां हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिनको ध्यान से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। दो प्रकार की, पहली आपकी बनी अक्षीय स्थिति। क्या बनी आपकी, अच्छी स्थिति। और दूसरी आपकी बनी निरक्षीय स्थिति। दूसरी क्या है, निरक्षीय स्थिति। दो अलग अलग स्थितियां बनेंगी। एक क्या बनेगी, अच्छी स्थिति, यानी एक्सिस जो लाइन आपकी होगी, यानी एक्सियल लाइन भी कहते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन। ये दो स्थितियां हमको क्या करनी है, पढ़नी है, अच्छे से समझ लेनी है और याद कर लेनी है। तो पहली स्थिति को हम पढ़ेंगे अच्छी स्थिति को। किसको पढ़ेंगे, अच्छी स्थिति को। यानी एक्सियल लाइन वाली पढ़ेंगे अच्छी स्थिति। तो हम वैद्युत द्विध्रुव पढ़ चुके हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास एक माइनस चार्ज है और एक क्या है आपका प्लस चार्ज है। इसके सेंटर को हमने मान लिया O, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हमने माना L, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को भी हमने मान लिया कितना, L। अब कहता है कि इसके सेंटर से, किसके सेंटर से, ये माइनस Q और प्लस Q के, इसके सेंटर से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक पॉइंट रखा गया है P, जहां आपको बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर बात को ध्यान से समझिएगा।
क्योंकि जो मेन थीम है यही है। इसको अगर आप समझ पाए तो गारंटी के साथ हम ये कह सकते हैं कि आप इस पूरे प्रूफ को समझ लेंगे, जो बोर्ड के हिसाब से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रखा जाता है। तो एक हमने रखा माइनस चार्ज और दूसरा क्या रखा, प्लस चार्ज। इन दोनों का सेंटर हमने माना O, और यहां से इसकी डिस्टेंस L और इसकी भी डिस्टेंस क्या हो गई, L हो गई। फिर हमने कहा कि इस सेंटर से R दूरी पर एक पॉइंट रखा P, जहां पे हमें क्या बता देना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता देनी है। अब ध्यान से समझिएगा कि इस प्लस के कारण इस पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कहां होगी, इस दिशा में होगी। इसको हमने मान लिया E1। इस माइनस के चलते यहां पे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, इस दिशा में होगी। इसको हमने मान लिया E2। यहां तक तो बात क्लियर होगी कि इसके चलते क्या हो रहा है। अब हम कहेंगे कि आपकी जो स्थितियां हैं वो क्या हो गई, विपरीत हो गई। ये देखिए एक इधर और एक इधर, तो यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस के चलते ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज्यादा होगी, माइनस के चलते ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इस दिशा में होगी और कम होगी। तो कहेंगे यहां से E1 माइनस E2 बन जाएगा। यहां से E1 और E2 को आप जानते हैं कि कैसे होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो हम कह लेते हैं KQ अपान R स्क्वायर। R स्क्वायर कहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि यहां से लेके यहां तक की दूरी R है, तो हमको निकालना है यहां से, तो ये वाली दूरी माइनस हो जाएगी, ये वाली दूरी माइनस हो जाएगी। तो कहेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस ये आपका क्या बनेगा, फिर KQ अपान R स्क्वायर। अब यहां से यहां तक की दूरी R है और ये L मिल जाएगा, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। फिर इसके बाद हम देखेंगे हमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन कर लेंगे। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो देखिए KQ आपको कॉमन दिख रहा है, KQ कॉमन कर लीजिए। KQ हमने कॉमन करा तो हमें मिल गया क्या, 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। यहां से क्या मिल गया आपको, 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहां तक आराम से करते हैं, बिल्कुल मस्ती के साथ, समझ में आएगा, बिल्कुल बोर नहीं होना है आपको। यहां से KQ, यहां से बताइए एलसीएम क्या बन जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है क्या, तो यहां से कर लेंगे इसको R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, या फिर यहां से आप कर लेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां से ये वाली चीज खत्म हो जाएगी, ये वाली चीज मिल जाएगी R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। यहां तक करेंगे आराम से। फिर इसके बाद समझते हैं इधर कर दें, नोट कर लीजिए इसको। E इक्वल टू KQ। अब देखिएगा यहां से इस चीज को R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 2RL, यहां से करेंगे माइनस R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, माइनस और माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2RL।
ये वाला जो बनेगा ये बनेगा आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर बन जाएगा। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, बन जाएगा। एक्चुअली इसको नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखिएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर है, फिर ये है आपका आर प्लस एल का स्क्वायर। अगर मान लीजिए इन दोनों को हटा दें ऐसे तो ये आपका ये बनेगा। फिर इसके बाद ध्यान से देखिएगा तो ये ब्रैकेट में a माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होगा, यहां से ये हो जाएगा। इस चीज को मैं पहले ही कर रहा था लेकिन थोड़ा सा आपको समझने के लिए यहां पे करा, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं फिर इसमें के क्यू। अब देखिए इन भाई साहब ने इनको और इनको मार दिया। क्या कर दिया? मार दिया। अब ये जुड़ जाएंगे, लोग कम हो गए, दोस्ती बढ़ गई। कितना हो गया? 4RL। ये आप वैसे ही छोड़ देंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहां तक आराम से बिल्कुल आपसे। अब देखिए एक्चुअली हमें डायपोल के रूप में लिखना है, इसलिए इसको हम डायपोल के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका बनेगा के क्यू मल्टीप्लाई, अगर हम इसको ऐसे कर दें 2Q इंटू 2L इंटू 2R। भाई ये 4RL को 2L इंटू 2R लिख सकते हैं। अपान में क्या हो गया आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से करेंगे, एक्चुअली ये E इक्वल टू चल रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो K इसको हम क्या लिख सकते हैं 2QL इंटू 2R अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। लिख लेंगे इस चीज को, आराम से लिख पाएंगे। अब देखिएगा ये 2QL अगर आपको याद हो तो इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो E इक्वल टू कहेंगे K इंटू पी, K इंटू पी इंटू क्या बनेगा 2R, और ये वाला क्या बन जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर E इक्वल टू आप देखिएगा जरा ध्यान से, तो इसको कह सकते हैं K इंटू 2P इंटू R अपान R के पावर 4, वेयर L इज लेस देन R। L जो है वो R की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है। देख सकते हैं यहां से, इसलिए मैंने इस चीज को इरेज नहीं करा कि जो ये L है इस R की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है। तो फिजिक्स आपसे कहती है कि यदि किसी एक राशि के अकॉर्डिंग दूसरी वाली क्या हो बहुत छोटी है तो फिजिक्स में क्या हो जाती है, नेगलेक्ट हो जाती है। जब नेगलेक्ट हो जाती है तो यहां से नेगलेक्ट करेंगे तो ये मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा, एक भाई साहब को कट कर देंगे, हो जाएगा। नोट करिए यहां तक, इधर का इरेज करें तो इरेज करके इधर देखिए, लिखते हैं इसको, तो आपका बनेगा E इक्वल टू 2P इंटू K अपान आपका एक आर खत्म हो गया तो आर क्यू। E इक्वल टू यदि K को लिखना चाहें तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान आर क्यू। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी द्विध्रुव आघूर्ण के कारण एक्सिस पे, यानी अच्छी स्थिति। ये आपका बन गया। इतना समझ में आया? बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, नोट कर लिए होंगे बारी बारी से, जहां जहां जरूरत पड़े आपको स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे इसकी दूसरी स्थिति, निरक्षीय स्थिति के बारे में, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रही है वो निरक्षीय स्थिति पे कितनी आ रही है। क्योंकि अच्छी स्थिति पे हम लोगों ने पढ़ लिया E इक्वल टू K 2P अपान क्या आ गया था
आर क्यूब आया था। वैसे ही अब इसकी चर्चा करेंगे तो कहेंगे कि यहां पे हमने क्या रख दिया, एक प्लस क्यू चार्ज रखा और यहां पे हमने क्या रख दिया, एक माइनस क्यू चार्ज रख दिया। इसके सेंटर को हमने मान लिया O, यहां से यहां तक की डिस्टेंस L हो गई आपकी। अब हमने कहा कि इस सेंटर से R दूरी पर एक पॉइंट रखा P, जहां पे आपको क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। तो अब देखिएगा इसको ऐसे मिलाएं, यहां से थीटा एंगल पे, तो ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इस प्लस क्यू चार्ज के चलते इसकी जो डायरेक्शन होगी इधर होगी, तो यहां से भी इसकी डायरेक्शन इधर आएगी। यहां से देखें माइनस क्यू के चलते, तो जो इसकी डायरेक्शन आएगी वो इसकी डायरेक्शन अब इधर न जाके कहां हो जाएगी, इधर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपका माइनस चार्ज है। भाई यहां पे क्या है, जो हमेशा एक रखा जाता है वो टेस्टिंग चार्ज मान लिया था हमने, क्या क्यू नॉट होगा। जो टेस्टिंग चार्ज होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां से फोर्स लगेगा इस चार्ज के चलते, तो इसकी दिशा ये हो जाएगी और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इसकी दिशा ये और इसकी दिशा इधर हो जाएगी। अब बात को समझिएगा कि ये जो थीटा एंगल पे था तो ये भी आपका थीटा बना, यहां से थीटा था तो ये भी आपका क्या बन गया, थीटा बना। तो अब बताइएगा कि इस थीटा के चलते इधर क्या हो जाएगा आपका, ई कॉस थीटा होगा और इधर क्या हो जाएगा आपका, ई साइन थीटा हो जाएगा। बात समझे आप? इसके चलते ये जो थीटा होगा तो इधर ई कॉस थीटा हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। क्योंकि ये थीटा टर्म में चल रहा है तो इसके दो घटक बनेंगे इस पॉइंट पे। फिर वैसे ही हम देखेंगे इधर से, तो इधर से ये भी आपका थीटा बनेगा, ये भी आपका थीटा बनेगा। तो जो इधर वाला पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ई कॉस थीटा, और जो इधर वाला, क्योंकि ये थीटा है तो इधर वाला आपका दो कंपोनेंट बनेंगे, ई कॉस थीटा, और इसका भी आ जाएगा क्या आपका, ई साइन थीटा बन जाएगा। तो यानी आपने देखा कि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट तो अब कट जाएंगे। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें इस पॉइंट पे, तो ये दोनों विपरीत दिशा में हो गए। ऐसे हो गए तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये वाले भैया इनको माइनस कर देंगे। यहां से देखें तो हमारे पास ई साइन थीटा प्लस क्या बना, ई साइन थीटा। ध्यान से देखेंगे तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E इक्वल टू 2E साइन थीटा बनेगा। यहां से हम करेंगे तो 2E को देखेंगे तो E की वैल्यू हमने बात कर ली थी, क्या होता है, के क्यू अपान आर स्क्वायर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आर स्क्वायर की बात करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब यहां से चल रहे हैं ये थीटा के चलते, तो ये वाली हमको डिस्टेंस चाहिए। हमने जो आर लिखा ये फार्मूले के टर्म में लिखा है केवल ई की बात। तो ये बताइएगा कि अगर ये आर है और ये एल है तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जब यहां पे लिखेंगे तो आप लिखेंगे क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आपका अंडर रूट में है तो अंडर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। भैया इस दूरी को यहां पे रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका अंडर रूट हट जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि यहां से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये आपका साइन थीटा के टर्म पे देखेंगे, यहां से ये थीटा बना तो थीटा इक्वल टू क्या करते हैं आप, एल अपान ये लिखेंगे, एल अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, लंब बटा कर्ण, ये तो बनेगा। तो इसको जब लिखेंगे साइन थीटा के रूप में तो एल अपान अंडर रूट आपका क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बन जाएगा यहां तक। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है
2QL इंटू के लिख सकते हैं इसको 2QL। यहां से जरा ध्यान से देखिएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2 बन जाएगा यहां से। अब ये जरा ध्यान से देखेंगे तो ये है क्या आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इसको लिख सकते हैं K इंटू पी अपान आपका जरा ध्यान से देखिएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर क्या आपका बनेगा 3/2। यदि इस आर की तुलना में देखें ये एल जो है वो क्या है बहुत छोटा है, इसका स्क्वायर करेंगे और छोटा बनेगा, तो छोटी राशि को फिजिक्स के भाषा में हटा देते हैं, तो ये के की वैल्यू रख दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बनेगा आपका पी। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर ये हटेगा ये 2:2 को माइनस खत्म कर देगा, तो ये क्या बनेगा आर के पावर 3। यानी यहां से आर दूरी पे जो पॉइंट पी रखा है इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर दें हम कहां पे निरक्षीय स्थिति में यानी इक्वेटोरियल लाइन पे, तो आपका E इक्वल टू बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R के पावर 3। यहां तक तो चीजें समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं कि हमने एक पढ़ा क्या एक्सियल लाइन पे और दूसरा पढ़ा इक्वेटोरियल लाइन पे, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपने देखा कि एक्सियल लाइन के लिए जो आपकी वैल्यू E की आई थी वो आई थी मेरे ख्याल से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान क्या था आर क्यू। इक्वेटोरियल लाइन पे जो आपकी आई है वो आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां से p अपान आर क्यू। यानी देखें जो एक्सियल लाइन पे आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इक्वेटोरियल लाइन की 2 टाइम्स से। तो याद रखेंगे कभी जो इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन में कभी रिलेशन कोई पूछ देता है तो आप बताएंगे कि जो इक्वेटोरियल लाइन यानी निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण के कारण आती है वो क्या होती है, एक्सियल लाइन की जो तीव्रता है इक्वेटोरियल लाइन यानी निरक्षीय स्थिति से 2 गुनी है। नोट कर लेंगे, इसको अच्छे से समझ लेंगे। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए तो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। ओके बच्चों, आगे पढ़ते हैं अब। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने किसको पढ़ लिया, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति को। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी पॉइंट पे किसी भी बिंदु पे पढ़ेंगे। मतलब क्या हो गया, आपके पास एक बिंदु दिया है ए, दूसरा बिंदु बी है, यहाँ माइनस चार्ज रखा हुआ है और यहाँ क्या है प्लस चार्ज है। अब क्या कहेगा, यहां से इस पॉइंट से आर दूरी पे एक पॉइंट जो P है उस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, लेकिन ये जो एंगल बना हुआ है ये एंगल कितना है, थीटा हो गया। जब ऐसा हो गया तो हम करेंगे क्या कि इस द्विध्रुव आघूर्ण को P के रूप में कंसीडर न करके 2 घटक के रूप में कंसीडर करेंगे, यानी एक PE sin थीटा और एक क्या करेंगे P cos थीटा के रूप में। बात समझ में आई, एक P sin थीटा के रूप में और दूसरा P cos थीटा के रूप में। यानी एक अच्छी स्थिति बनाएंगे और एक निरक्षीय स्थिति बनाएंगे, दोनों का परिणामी निकाल देंगे तो किसी भी एंगल पे हमको क्या मिल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। तो अब ये मान लीजिए हमने P1 को कंसीडर कर लिया P cos थीटा और P2 को कंसीडर कर लिया क्या P sin थीटा। अच्छी स्थिति के लिए लिखेंगे तो देखिएगा अच्छी स्थिति आपकी बनेगी, अच्छी स्थिति आपकी जो बनेगी वो आपकी E इक्वल टू आपने फाइंड करा था K इंटू 2P आर क्यू। ये जो आपका है P वो क्या हो गया K इंटू 2P क्या बन गया cos थीटा। अच्छी स्थिति के लिए क्या बना cos थीटा अपान आर क्यू। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 1। बात तो समझ में आ गई यहां तक। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक को हमने इस दिशा में माना तो अच्छी स्थिति बन गई, ये इसके क्या लंबवत मान लिया तो ये क्या हो गई आपकी निरक्षीय स्थिति हो गई। तो यहां से आपका इसको हमने मान लिया E1 और इसको क्या कर लेंगे E2। तो निरक्षीय स्थिति में हमने फाइंड किया था K इंटू P अपान आर क्यू। यहां से K ये P आपका क्या हो गया है P sin थीटा, क्या हो गया है P sin थीटा अपान
आर क्यू। ये इक्वेशन क्या हो गया आपका 2 हो गया। बात समझ में आई। अब इसका परिणामी निकाल लेंगे। इसका परिणामी जब हम निकालेंगे तो आपका E बन जाएगा अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। तो यहां से जब ध्यान से देखेंगे E1 के लिए क्या हो जाएगा आपका K इंटू 2P अपान आर क्यूब इंटू क्या है आपका cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस E2 के लिए आपका क्या बन गया है आपका K इंटू P इंटू साइन थीटा अपान आर क्यूब का भी क्या बन गया आपका होल स्क्वायर बन जाएगा यहां तक। अब ध्यान से देखिएगा, इधर का इरेज कर दें। यहां तक ये हो जाएगा। अब देखिएगा E इक्वल टू इसको करेंगे यहां से अगर तो हम देखिए 2 तो नहीं बाहर निकाल सकते, लेकिन देखिए P के अपान आर क्यू, इसमें भी क्या है KP अपान आर क्यू। अगर दोनों का स्क्वायर है तो बाहर निकाल लेंगे तो आपको यहां से ऐसे मिल सकता है। क्या मिलेगा K इंटू P अपान आर क्यू बाहर मिल गया। अंडर रूट क्या बचा यहां से देखिएगा तो ये 2 का 4 हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां से ये तो पूरा निकल गया है तो क्या बचा है आपका साइन बचा हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई। E इक्वल टू K इंटू P अपान आर क्यू और ये आपका बन गया। इसको जरा देखिएगा, इसमें से यदि एक cos थीटा को निकाल दें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख दें 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब तो कहेंगे अरे गजब सर ये तो 1 हो जाएगा। क्या बनेगा 1 बनेगा। अब तो काम ही हो गया, यही तो हम चाहते थे। तो हमने भी वही चाहा जो आप चाहते थे मेरे प्यारे स्टूडेंट। आर क्यू अब देखिएगा यहां से इसको 1 कर दें प्लस क्या कर दें 3 cos स्क्वायर थीटा। यही आपका जो बनेगा अगर एंगल बनाते हुए किसी पॉइंट पे आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण आपको क्या निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ये आपका रिजल्ट आएगा। अब क्या करना होगा, बहुत होगा कुछ किताबों में तो K की वैल्यू लिख दिया होगा। तो K की वैल्यू लिखना आप आराम से जानते हैं। K की वैल्यू कितनी होती है आप सभी को बोलना पड़ेगा, आप सभी जानते हैं। एकदम हम बता रहे हैं कि आप जानते हैं तो बताएंगे आप कितना होता है। चलिए मेरे साथ बोलिए K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस यही होगी, हो जाएगा। मजा आया बिल्कुल। आज का जो ये 3-4 क्वेश्चन हम टॉपिक पढ़े हैं ये देखिए प्योर कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश करिए। नहीं आता है तो कमेंट करिए, फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। बट समझना आपको जरूरी है, समझना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि बोर्ड में कुछ अच्छा करना है कि नहीं करना है, सबको करना है ना, तो सबको ये समझना पड़ेगा। और इससे क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है कि आए ही आपका अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति उठा के डायरेक्ट पूछ देता है, तो उस चीज को आपको समझना पड़ेगा, आना चाहिए। कोशिश हम कर रहे हैं कि बढ़िया सिखा पाए, तो कोशिश आपको भी हमारे साथ करनी है कि आप बढ़िया से उसको सीखिए। 1 बार 2 बार आप बिल्कुल उस वीडियो को देखिए, कमेंट करिए, फिर आगे लगातार पढ़ते रहिए। 1-2 टॉपिक और है इसमें, लास्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, यानी टॉर्क्यू ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या कहता है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में चल रही है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र बिल्कुल कांस्टेंट है, नियत है, उसमें आपके ये क्या द्विध्रुव रखे गए हैं, यानी यहाँ पे एक माइनस चार्ज रखा गया है और एक कहाँ पे
यहाँ पे प्लस चार्ज रखा हुआ है। बिल्कुल ये आगे पीछे हिल नहीं सकता, ये इधर और इधर नहीं जा सकता। ये केवल क्या है, इसके कारण इस पे ऐसे और ऐसे क्या कर सकता है, हिल और डुल सकता है। अब कहता है कि इस पे एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स कितना होगा, बलयुग्म का गुण वही होता है, यानी टॉर्क की बात करता है। तो हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र यानी इधर था ऐसे, और इस पे क्या कर रहा है, फोर्स लग रहा है। तो यानी आगे पीछे हम नहीं कर सकते, यानी इसको इधर नहीं ले जा सकते, इसको इधर नहीं ले जा सकते, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं। इसको पकड़ा घुमाया, क्या करा, पकड़ा घुमाया। तो हमने देखा यहां से एंगल बन रहा था थीटा, यहां से इसके बीच की दूरी थी एल, और यहां से इसके बीच की दूरी एल थी। अब इसको पकड़ेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे, तो इसको ऐसे घुमाने के लिए यानी क्या करेंगे, इसकी दिशा में लाने का प्रयास करेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो इस पे फोर्स लगा F1 और इस पे क्या फोर्स लगा, F2। तो यानी अगर यहां से देखें जो फोर्स Q के टर्म में निकालेंगे तो F इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम, QE। क्या कह सकते हैं, Q और E। अच्छा, अगर देखें ये फोर्स लग रहा है किस दिशा में लग रहा है, तो यहां से देखें तो इसकी दिशा ये है, क्या है, इसकी दिशा ऐसे है, ये भी क्या है, क्लॉकवाइज है। ये देखें तो ये भी क्या है, आपकी दिशा क्लॉकवाइज है। ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, हो जाएगा। तो बल युग्म की बात करता है, तो बल युग्म जो होता है यानी टॉर्क जो होता है उसको किससे दिखाते हैं, टाउ से दिखाते हैं। बनेगा यहां से टाउ, टाउ इक्वल टू कहते हैं F मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी क्या होती है कि बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। अब बताइएगा इसकी लंबवत दूरी कैसे होगी, यानी लंबवत दूरी निकालने की बात करेंगे। यहां से वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये, और ये वाला देखें इस चीज को, तो ये ऐसे है, इसको भाई ऐसे घुमा सकते हैं तो इसकी दिशा भी ऐसे आ जाएगी। लंबवत दूरी की बात करेंगे तो लंबवत दूरी ऐसे होगी, या भाई यहां से पकड़ा तभी तो ऐसे घुमाया, याद करिए ऐसे है, ये घूम रहा है तो अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, तो ऐसे घूमेगा तो लंबवत दूरी ये, इसको हम यहां दिखा लें तो लंबवत दूरी यही तो हो जाएगी। अब लंबवत दूरी होगी तो साइन के रूप में चल रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आप पढ़ रहे हैं हमेशा याद रखिए, लंबवत जब चलता है तो साइन के रूप में, तो क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। अच्छा, जैसे इधर फोर्स लगा वैसे ही फोर्स इधर भी लगेगा। भाई जैसे फोर्स इधर लगा वैसे फोर्स इधर भी तो लगा, जब इधर भी लगा तो F बराबर क्या हो जाएगा, QE। इधर भी तो बनेगा, इसको हमने मान लिया F1 F2। अब इसके वजह से ये टाउ1 और इसके वजह से ध्यान दें तो इसको भी हम टाउ2 कह सकते हैं, तो इसको भी क्या कह सकते हैं, F2 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब नेट टाउ जो आएगा यानी टाउ की बात करेंगे तो कहेंगे कि टाउ1 प्लस टाउ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। दोनों फोर्स क्या है भैया, इक्वल है। तो कह सकते हैं F कॉमन जब कर लेंगे वैसे ही तो इसको लिख सकते हैं आप, क्या क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहां से इसके लिए F के जगह QE और परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, L साइन थीटा। वैसे ही इसके लिए जब लिखेंगे तो लिख सकते हैं QE L साइन थीटा। तो ये क्या बना, 2Q L E साइन थीटा। बोलो बनेगा कि नहीं। हमने क्या करा कि भाई इसके वजह से फोर्स लगाया था तो ये वाला नीचे लगा, ये वाला ऊपर, मतलब जितना फोर्स इधर लगा उतना फोर्स इधर लगा, लगेगा यही तो। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करी थी तो ये आगे और पीछे नहीं जा सकता है, केवल अपने स्थान पे ऐसे घूम सकता है। ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है। अब क्या होगा कि यहां से देखेंगे हम घूमा ऐसे, ऐसे जब घूम रहा है तो परपेंडिकुलर जो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, L साइन थीटा।
भाई ये ऐसे होगा तभी इसकी और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। बस τ1 हमने करा F1 परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिखा है। बस टोटल टाउ को हमने करा तो QE L sin थीटा प्लस है, ये ध्यान से देखिएगा, ये प्लस QE L sin थीटा हमने कर दिया तो 2QL E sin थीटा। अगर ये ध्यान से आपको दिख रहा हो तो ये है क्या, इसको क्या बोलते हैं, अभी से पढ़ते आ रहे हैं भाई, बोलिए आप लोग, आपको बोलना पड़ेगा। P दिख रहा है तो कह सकते हैं जो टाउ आपका आया, जो आपका क्या आया टाउ, वो कितना आ गया PE sin थीटा। क्या आया PE sin थीटा। अब जब थीटा ये परपेंडिकुलर होता है यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब आपका क्या बनता है, तब आपका क्या बनेगा टाउ इक्वल टू PE, क्या बनेगा P इंटू E। तो इसको क्रॉस लिखते हैं क्योंकि ये क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात फंसती ये है कि PE sin थीटा लिखें यानी P क्रॉस E लिखें या E क्रॉस P लिखें, क्या लिखना पड़ेगा P क्रॉस E लिखें कि E क्रॉस P लिखें। ये तो दोनों हो सकता है ना, आप कह सकते हैं ऐसा, लेकिन ये दोनों का मतलब अलग अलग हो जाएगा, तो सही कौन सा होगा वो चेक करेंगे। यानी P से E के तरफ चलेंगे, P से E के तरफ चलना है तो अब बताइएगा, ये ऐसे है तो यानी ये आपका P हुआ ऐसे। अब आपको चलना है E के तरफ, आपने देखा कि इसको हमने घुमाया ऐसे, तो कहां से P से E के तरफ आए, यहां भी हमने देखा तो P से E के तरफ जा रहे हैं, इसलिए क्या ये भी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ना ये, और ये भी क्या है आपका क्लॉकवाइज है। यानी P से, ऐसा तो है ना कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, E से P के तरफ चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। E आपका ये है, P आपका ये है, ये आपका P बनेगा और ये आपका E बनेगा। तो हम कहां से P से E के तरफ आ रहे हैं, ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि P क्रॉस E होता है कि E क्रॉस P होता है। रट्टा आपने मार लिया है, रट लिए हैं तो P क्रॉस E करेंगे, लेकिन आना चाहिए कि P क्रॉस E होगा कि E क्रॉस P होगा, ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि हमारे पास ये सदिश राशि है। तो इस चीज को हम कहेंगे कि हम कहां P से, भैया ये आपका P ही तो है माइनस Q और प्लस Q, और बीच की जो दूरी है वो आपका क्या है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है। तो जब इधर चलेंगे तो आपका क्या होगा क्लॉकवाइज चलेंगे, और P से E के तरफ आ रहे हैं तो P क्रॉस E ही लिखेंगे, यहां भी चेक करेंगे तो P से E के तरफ ही चल रहे हैं, इसलिए हमारा क्या बनेगा P क्रॉस E बनेगा। बात समझ में आई आपको, सेशन कैसा लगा आपको ये बताइए, चीजें बिल्कुल क्लियर हुई कि नहीं हुई, एकदम से बढ़िया। ये आपका प्रूफ था, इंपॉर्टेंट प्रूफ रखा जाता है, इस चीज को समझ लेंगे। अगर अब आपसे थीटा की वैल्यू की बात करता है, 0 रख देंगे यानी समांतर हो जाएगा, कहानी खत्म। परपेंडिकुलर यहां से हो गया यानी 0 आ गया तो टाउ लगेगा ही नहीं, 180 रखेंगे तो माइनस में आएगा, जैसे भी 90 रखेंगे तो 1 आएगा। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो कि P क्रॉस E और E क्रॉस P वाली, इसलिए ये क्या आपका सदिश राशि होती है और ये चीजें आपको समझ लेनी है, ठीक है। नोट कर लिया आपने। और ये इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज का ये क्या था आपका लास्ट टॉपिक था। इस तरह ये आपका चैप्टर यानी इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होता है। तो कैसा लगा हमारा सेशन, अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, करना पड़ेगा आप सभी लोग को। तो ये अब इस चैप्टर के बस न्यूमेरिकल बचे हैं, जिसको हम कहां डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना यूट्यूब चैनल कोमल इंटरमीडिएट क्लासेस।